हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ मॉडल्स। और जो आज हमारा फर्स्ट मॉडल है हैरोल्ड डोमर का मॉडल है। और उससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी थ्योरीज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए उससे पहले ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट में इसका क्या डिफरेंस है। तो ग्रोथ मैंने आपको बता रखा था क्या होता है, इंक्रीजिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जब क्या होता है किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। और ग्रोथ रेट क्या होगा, चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या चेंज आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट। अब हमारे जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था 1936 में, तो ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। और इससे क्या हुआ था, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, इकॉनमी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। और इसलिए हम ये कंसेप्ट लेके आए हैं ग्रोथ मॉडल कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले हमें क्या ज़रूरी है, ग्रोथ मॉडल, यानी कि ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है फॉर द इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। तो इन्होंने जो आफ्टर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद जो ये कंसेप्ट आया हमारे ग्रोथ मॉडल, तो हैरोल्ड ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था 1939 में। फिर उसके 7 ईयर्स के बाद जो कंसेप्ट दिया था डोमर ने 1946 में। इनके जो ग्रोथ मॉडल है, इनके जो व्यूज़ है वो सिमिलर है, बट इनके डिफरेंट डिफरेंट जो इनके आइडियाज़ जो है उसको एक्सप्लेनेशन और इसका जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है। लेकिन जो व्यूज़ है इनके सिमिलर है, जो बात ही कर रहे हैं, जो इनके आइडियाज़ है वो सिमिलर पे ही कर रहे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे हैरोल्ड का कंसेप्ट, फिर डोमर का, फिर इनमें देखेंगे क्या इनके कंसेप्ट में सिमिलैरिटी है, क्या इनमें डिफरेंस है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ध्यान से समझने वाला है। तो हम इसको धीरे धीरे आराम से समझेंगे और आप भी इसको एंड तक देखना, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट हम करते हैं कि ग्रोथ, और आपको पता लगे ग्रोथ और ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, और ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे निकाल लेंगे हम वो देखते हैं। तो हमने ये जो ग्रोथ मॉडल था, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 5 ईयर प्लान में जब हमारा जो 1951 से 1956 में जो चले थे हमारे 5 ईयर प्लान, उसमें भी हमने हैरोल्ड डोमर का मॉडल को अप्लाई किया था, उसका बेस बनाया था। और इससे हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, टारगेट जो हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी कि जो हमने टारगेट जो ग्रोथ रेट थी, जो हमारा इकोनॉमिक जो कौन सा होता है 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 में। और जो इसमें जो हमने टारगेट की थी वो कितनी थी हमारी, 2.1 एनुअल ग्रोथ रेट। हमने सोचा था कि जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी अचीव हुई, यानी कि टारगेट से कितनी आई हमारी, लार्जर आई, 3.6 आई। और ये किसका रिजल्ट है, हमारे ग्रोथ यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल का। अब इसका इफेक्ट आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में कितना इफेक्टिव रहा है। और ये क्या है ग्रोथ मॉडल, क्या कहते हैं, और हैरोल्ड जी ने जो अपने कंसेप्ट दिए थे कैसे हम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या उन्होंने अपने मॉडल दिए थे। तो हैरोल्ड ने सबसे पहले बता रखा है कि जो हम ग्रोथ हमारी किस पे डिपेंड करती है, जो हमारी ग्रोथ है वो डिपेंड हमारे 3 सेक्टर्स पे करती है। सबसे पहले उन्होंने बता रखा है सेविंग, यानी कि जो हमारी सेविंग रेशो है, यानी कि सेविंग लेवल है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि ये क्या करती है, सेविंग से हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कंसेप्ट, जो हमारी ग्रोथ डिपेंड किस पे करी, हमारी सेविंग पे। उसके बाद इन्होंने बता रखा है हमारा सेकंड, जो इन्होंने डिटर्मिनेंट जो कंपोनेंट बताया ग्रोथ का, उन्होंने बताया कैपिटल कैपिटल आउटपुट रेशो। अब कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होती है, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। कैपिटल आउटपुट रेशो का क्या रोल है हमारी, और ये इसी पे हमारी जो मॉडल है वो टिका हुआ है, कैपिटल आउटपुट। देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो क्या बताती है, ये बताती है कि आउटपुट कितनी, आउटपुट के लिए मतलब कि कितनी, अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है अपनी इकोनॉमी में, किसी भी कैपिटल, कोई भी आउटपुट हो सकता है, उसके लिए आपको कितना कैपिटल यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उस पर, यानी कि कितने डॉलर्स लगा रहे हो, यानी कि $1 आप मान सकते हो उस पर लगा रहे हो टू प्रोड्यूस द 500 यूनिट्स, है ना। तो इससे कि ये क्या होगी, ये रेशो जो बताएगी
और अगर 200 रेशो कर दोगे तो आपको कितनी चाहिए 100। मान लीजिए अगर टू डॉलर लगाते हो और आपकी जो यूनिट्स है वो आपकी ग्रेटर देन डबल से हो जाती है, यानी कि मान लीजिए 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इनमें जो चेंज आ रहा है ये क्या आ रही है, रेशो। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेशो आ रही है 1.5 1.6 ये चल रही थी। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो। अब देखिए जितनी हमें हमारी कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी तो उतनी ग्रोथ कम होएगी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि जितना आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा खर्चा, अगर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में आपका जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी आउटपुट से, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो तो क्या होएगी, आपकी डाउन जाएगी। तो इसका जो रिलेशन है कैपिटल आउटपुट का ग्रोथ के साथ, वो क्या होएगा, नेगेटिव। तो सेकंड कंपोनेंट था हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो का, जो हैरोल्ड ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में लिया है। थर्ड उन्होंने लिया है हमारा, थर्ड जो उन्होंने कंपोनेंट क्या बता रखा है हमारा इसमें, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैपिटल जो होता है, सबसे मेन सेंट्रल आइडियाज़ ही इन्होंने इस पे दिया है हमारा इन्वेस्टमेंट में। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपका आउटपुट जो जो होएगा वो प्रोड्यूस होगा, और आउटपुट से एम्प्लॉयमेंट लेवल होएगा, कि यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है वो एंड, यानी कि जितनी आप सेविंग कर रहे हो वो उतनी आप सेविंग को किस में इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट में। यानी कि आपके पास ऐसी कोई सेविंग नहीं होनी चाहिए जो आप कहीं और यूज़ करिए, आप उसको स्टॉक कर रहे हो या उसको अपने लिए यूज़ करने के लिए, उसको जस्ट आपने जो सेविंग करोगे उसको किस में लगानी है, अपनी इन्वेस्टमेंट में लानी है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको प्रोडक्शन में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ करे, जो आपकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करे। तो ये थ्री मेन जो आइडियाज़ दिए थे हैरोल्ड ने अपनी ग्रोथ मॉडल में, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने बता रखा है अगर हम कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते हैं, सबसे जो मेन कंपोनेंट है, अगर हम कैपिटल इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, इससे हमारी जो इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट से जो आउटपुट इंक्रीज़ होगा, और आउटपुट इंक्रीज़ होने से हमारी फिर से क्या होगी, इनकम, और इनकम से हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग, और सेविंग फर्दर इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे उसको। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा बताता है किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा सारा, हमारा कैपिटल पे यानी कि सेविंग पे। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में हमारे पास सबसे लैक ऑफ कैपिटल की वजह से ही हम ग्रोथ रेट जो होता है वो हमारा कम होता है, और इसीलिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये अपनी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन्होंने ये थ्री कंपोनेंट बताए थे कि जो हमारे इस पे बेस्ड है। फिर उन्होंने अपनी मॉडल में थ्री ग्रोथ रेट बता रखे हैं कि ग्रोथ को हम डिवाइड किस में कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ रेट जो किस पे डिपेंड कर रही है एक्चुअल में, यानी कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं थ्री पार्ट्स में। अब इन्होंने जो फर्स्ट जो ली है उन्होंने एक्चुअल ग्रोथ ली है, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ को हम यहाँ से जी से डिनोट कर देते हैं, और फिर उन्होंने वारंटेड ग्रोथ ली है यानी कि GW से डिनोट कर देते हैं, और एक उन्होंने नेचुरल ग्रोथ ली है। अब हम इसको वन बाय वन इसके जो थ्री जो ग्रोथ को उन्होंने रेट को एक्सप्लेन किया है वो पढ़ते हैं। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट किसका, एक्चुअल ग्रोथ रेट का। यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होएगी, एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है सेविंग जो इनकम है उसकी रेशो, और डिवाइड कर देंगे जब हम उसको कैपिटल आउटपुट रेशो से। तो ये हमारी क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट। इसको हम निकालने के लिए, हाँ, अगर मान लीजिए आपका सेविंग ग्रोथ रेट, मतलब इससे अगर हमें वैल्यूज़ पता हो तो हम अपनी एक्चुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, और यही फॉर्मूला है सारी जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज यूज़ करती है अपनी एक्चुअल ग्रोथ रेट को निकालने के लिए। क्योंकि एक्चुअली ग्रोथ रेट यानी कि हमारी ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट। इसका ये डायरेक्टली ये कहना क्या चाहती है इक्वेशन, अब आप इसको ध्यान से समझिए। ये इक्वेशन से ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ आती है, यानी कि जितनी आपकी सेविंग, यानी कि जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होएगी, उतनी आपकी ग्रोथ क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। और जितना कैपिटल आउटपुट रेशो, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो होता है कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर जितनी आप एक कैपिटल पे जितनी डिक्रीज़ होएगी उतनी हमारी ग्रोथ क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। तो ये हमारा इसके साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्स नेगेटिव रोल बता रहा है। तो ये इससे हम एक्चुअल ग्रोथ निकाल सकते हैं जो हैरोल्ड ने अपने मॉडल में बताया है।
फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड जो उन्होंने अपनी ग्रोथ रेट बता रखी है अपनी वारंटीड। वारंटीड जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वारंटीड ग्रोथ रेट जो उन्होंने ली है। इसका मतलब वैसी ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी में जब हम फुल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जितने हमारे पास लेबर्स है, जितने हमारे पास वर्कर्स है, जितनी हम कैपेसिटी अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, जितनी हमें कैपिटल आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, जितने भी हम कर सकते हैं वो हमारी क्या है, उस ग्रोथ रेट को क्या कहते हैं, वारंटीड ग्रोथ रेट। यानी कि हमारी फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं इसको, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। तो इसको और ये हमारी किससे डिटरमिन होती है, हमारी वही कैपिटल आउटपुट रेशो से और सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशो से। तो ग्रोथ जो हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट है ये हमारा डिपेंड करती है कि हम कितनी कैपेसिटी हमारी किसी भी, कितना हम लेबर लगा के या कैपिटल या कितनी टेक्नोलॉजी लगा के हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी वारंटेड ग्रोथ, जितना हम करने को एग्री है कितना हम अपने इसमें जा सकते हैं। अब ये बताता है स्टेडी ग्रोथ रेट का कंसेप्ट। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी में जो स्टेडी ग्रोथ रेट होती है यानी कि कांस्टेंट रेट पे जो हमारी ग्रोथ रेट होती है उसको बता रहा है। और ये जो स्टेडी ग्रोथ रेट है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, जब हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल हो जाएगी वारंटीड जो हमारी कितनी कैपेसिटी है उससे हम इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम में। यानी कि जो हमारी स्टेडी ग्रोथ रेट है इतनी हमारी होनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जा सके। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी का वो इंक्रीज़ हो सके। और इसके लिए अगर मान लीजिए कि स्टेडी जो ग्रोथ रेट है ऐसे ना हो, अगर ये डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाती है कई बार। जैसे मान लीजिए या तो क्या होएगा, जो ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है मान लीजिए वारंटीड ग्रोथ से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या और अगर मान लीजिए हमारी एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हो रही है वो हमारी उससे क्या हो जाए, लेस देन हो जाए वारंटीड से, तो क्या होगा, तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम में हम थोड़ा आउट होने लग जाएंगे। और जब हम इक्विलिब्रियम पाथ से आउट होने लग जाते हैं उसको केस को क्या कहते हैं, हम नाइफ एज कहते हैं। और ये पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। नाइफ एज क्या है, नाइफ एज होता है ऐसी सिचुएशन जब हम अपने इस लेवल से क्या हो रहे, अवे हो रहे हैं, अपने इस पॉइंट में स्टेडी ग्रोथ रेट हमारी इस पे चल रही है जितनी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है। लेकिन अगर इस पाथ से हम अगर अवे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं नाइफ एज। क्या कहते हैं उसको, नाइफ एज। और इस सिचुएशन आ जाती है हमारी, इस नाइफ एज को ही हम क्या कह रहे हैं, ये वाली कंडीशन के थ्रू हमारी नाइफ एज आ जाती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। अगर क्या होगा कि अगर ये हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है किससे, वारंटीड से, तो क्या होगा, तो होगा क्या, देखिए अगर वारंटीड रेट हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिमांड है इंक्रीज़ हो जाएगी सप्लाई से। और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, और प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, और इसी तरह अगर अपोजिट देखें तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी हमारी ज़्यादा और डिमांड से, और इससे डिफ्लेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन कैसे आते हैं ये इन्होंने ये कंसेप्ट बताया है। फिर उन्होंने बता रखा है थर्ड जो कंपोनेंट है हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट। अब वो ग्रोथ रेट के जो 3 पार्टीशन करे थे उसके बाद उन्होंने नेचुरल ग्रोथ रेट बता रखा है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, जिसको हम डिटर्मिन करते हैं नेचुरल कंडीशन से। नेचुरल कंडीशन यानी कि जिसमें हम ले लेते हैं लेबर फोर्स कितनी लग रही है, रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कैपिटल जो हमारे पास है, रिक्वायरमेंट किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी है, इन सब पे जो हमारा डिपेंड करता है हमारा नेचुरल ग्रोथ। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ होती है जब फुल यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आ जाती है। इससे ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। यानी कि अपर लिमिट कह सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो हम कहाँ किसी पे लेवल पे कर सकते हैं ये वो बताती है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या होता है,
ये जो लाइन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं हाईलाइट करी हुई है, ये होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट को बता रही है। और इससे जो बाहर है वो हमारा नॉन फिजिबल है, यानी कि इतने रिसोर्सेज नहीं है हम कि हम उस ग्रोथ को इतने लेवल तक बढ़ा सके। इसके लिए या तो टेक्नोलॉजी, कोई जब तक कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, तो रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो जाते, तब तक हम इस लेवल से आउट नहीं हो सकते, तब तक अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हमें। और इससे जो कम होता है उसे हम कहते हैं हम अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर हमें इस कंडीशन में पहुंचना है तो उसके लिए नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ इनकम और लेवल एम्प्लॉयमेंट होता है फुल होता है, यूटिलाइजेशन फुल होता है, और ये आइडल पॉइंट होता है। तो ये उन्होंने बता रखा था नेचुरल ग्रोथ रेट का। तो ये 3 जो ग्रोथ रेट उन्होंने बताई थी अपनी ग्रोथ मॉडल में। उसके बाद इन्होंने बता रखा है, यानी कि इसको अगर डिफरेंस करें, अगर वारंटीड, अगर आप कहोगे कि वारंटीड और नेचुरल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो वारंटीड ग्रोथ है वो तो ये बता रही है कि हमें कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, समझ रहे हो, कितनी हमारी में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी को बता रही है कि कितनी हमारी होनी चाहिए। एक हमने डेडलाइन दे दी है कि इससे कम करोगे तो आपकी ग्रोथ इकोनॉमी क्या होगी, डिक्लाइन होएगी। और ये बता रही है कितनी हो सकती है, ये क्या बता रही है कितनी हो सकती है, कि आप अपनी ग्रोथ को कितना कर सकते हो। इन दोनों में पॉइंट में देखिए ध्यान से डिफरेंस समझिए। जो वारंटीड ग्रोथ है वो ये बता रही है कितनी होनी चाहिए हमारी, हमें क्या डेडलाइन दे देते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्शन तो करनी ही चाहिए। ठीक है, इतनी लेवल पे, जैसे मान लीजिए ये एक लेवल है कि इतनी तो हमें अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी ही चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। और जो ये नेचुरल, ये तो होगी हमारी कौन सी, वारंटीड। और ये जो होगी हमारी कौन सी होगी, नेचुरल, जो फुल एक लिमिट बता रही है मैक्सिमम ग्रोथ रेट, इससे कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारी कैपेसिटी है। उसके बाद अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको इससे ज़्यादा ग्रोथ कर सके, तो ये क्या है, एक लिमिट बता रही है, एक लिमिट को क्रिएट कर रही है। और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है वो हमारी इन्हीं इन्हीं दोनों के बीच में लाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट। और इस एक्चुअल ग्रोथ से अगर हम वारंटीड ग्रोथ से, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इससे हम ज़्यादा जाते हैं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। और इससे कम जाए, मतलब अगर हमारी ग्रोथ रेट इससे तो ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, और इससे कम होएगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगी। तो हम अपनी इकॉनमी को इससे हमें कैसे बूस्टअप करना है, हम इस लेवल तक जाने के लिए हमें अपनी ग्रोथ रेट को कैसे इंक्रीज़ करना है, ये उन्होंने बता रखा था। तो ग्रोथ को भी उन्होंने 3 पार्टीशन में बांट दिया कि ग्रोथ जो रेट है वो कितनी तरह की होती है, और हमें किस ग्रोथ की, हम कहाँ पे कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यानी कि हमें एक स्टेडी ग्रोथ के लिए उन्होंने कंसेप्ट भी दे दिया, क्योंकि हमें इस कंडीशन पे ही रहना चाहिए, यानी कि स्टेडी ग्रोथ को हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट के इक्वल लाना है, मतलब कि यानी वारंटेड ग्रोथ रेट को एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, भी हमारी जो इक्विलिब्रियम में हम आ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि फुली एम्प्लॉयमेंट जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है उस पर आना पॉसिबल नहीं है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, तो ये अपनी कंट्री के लिए एकदम बूस्टअप करना तो पॉसिबल नहीं होता जब हमने डिप्रेशन से आउट होना होता है। ठीक है, ये तो था उनका कंसेप्ट हमारा हैरोड का। अब हम पढ़ेंगे डोमर का। डोमर जब आए थे वो 7 ईयर्स बाद आए थे। उन्होंने जो अपना थ्योरी, जो मॉडल दिया था वो दिया था 1946 में दिया था। और इन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी भी ये बता रही है कि कैसे हम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या ग्रोथ, क्या स्ट्रक्चर है हमारी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो डोमर ने जो क्या किया है, मॉडिफिकेशन करी है केन्स के मॉडल पे। डोमर ने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दी है किस पे, केन्स की जो सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन था उस पे इन्होंने क्या कर दिया है, जो केन्स का था सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसको ही इन्होंने मॉडिफाई करके अपना जो ग्रोथ मॉडल दिया है। उन्होंने कौन सी मॉडिफिकेशन की है, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो केन्स ने जो अपना इन्वेस्टमेंट, जो ग्रेट जनरल थ्योरी बताई थी अपनी डिप्रेशन से निकलने के लिए, कि हमें कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी चाहिए, और जब ये इंक्रीज़ होगी तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये, तो ये इनकी जनरल जो थ्योरी थी वो एक शॉर्ट रन थ्योरी थी। लेकिन जो डोमर बता रहे हैं वो लॉन्ग रन थ्योरी पे उनका मॉडल है। वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो उनकी मॉडल जो थ्योरी है वो डिपेंड किस पे करती है, हमारी इनकम जनरेट इफेक्ट पे, यानी कि इनकम कैसे जनरेट करनी है उस पे बता रहा है उनका मॉडल।
और दूसरा वो बता रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है हमें, यानी कि जो अपनी जो आउटपुट लेवल है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है बाय द क्रिएटिंग कैपेसिटी, यानी कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इंक्रीज़ करने से ही हम अपनी दो फैक्टर्स पे बता रहे हैं कि हम अपने ग्रोथ रेट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम जो है इनकम बढ़ जाएगी, तो इससे इनकम कैसे बढ़ेगी, जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको पता ही है केन्स ने जो दिया था, तो ये उनकी थ्योरी उन्हीं के बेस पे है, तो ये भी इसको फॉलो करते हैं। यानी कि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया डोमर ने, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट को ही बताया है कि हम इन्वेस्टमेंट से जो हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, यानी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट था हमने जो पढ़ा था। अब इसी पे उन्होंने मॉडल दिया है कि हम मल्टीप्लायर इफेक्ट से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था उनका और अपना फर्स्ट जो मतलब आइडिया था। दूसरा उन्होंने आइडिया किस पे दिया, मैंने अभी बताया आपको, अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी कैपेसिटी, और उस क्यों करनी पड़ेगी, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो, हमारी इंक्रीज़ हो। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि इसके साथ उन्होंने बता रखा है कि इसके साथ साथ हमारी जो आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दे, आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच सकते हैं। ठीक है। और दूसरा डिमांड साइड भी उन्होंने लेके चला है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम जनरेट होगी। मतलब एक तरह उन्होंने ये जो कंसेप्ट लिया वो डिमांड साइड लिया है, और सप्लाई साइड अगर हमने लेते हैं तो कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो डोमर का मॉडल है वो डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी दोनों तरह इफ़ेक्टिव है, और जबकि केन्स का जो था सिर्फ वो डिमांड साइड था, वो सप्लाई साइड नहीं था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो डोमर ने गेंस की मॉडल अपनी थ्योरी दी है उसके बेस्ड पे। उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि जो हमारा इकोनॉमिक जो स्टडी ग्रोथ कहाँ पे आएगी। अब डोमर के अकॉर्डिंग जो स्टडी ग्रोथ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी ग्रोथ जो हैरोड ने भी अपनी बताई थी, उन्होंने तो बताई थी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटीड के इक्वल होना चाहिए। और इन्होंने क्या बता रखा है, इनके अकॉर्डिंग स्टडी ग्रोथ तब आएगी जब हम अपनी, यानी कि चेंज इन इनकम कह लीजिए या इनकम, यानी कि इनकम ग्रोथ रेट कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इनकम ग्रोथ रेट कह लीजिए चाहे, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी अल्फ़ा, यानी कि स्टिक। अब मैं आपको ये बताती हूँ अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा यहाँ पे बता रहा है, अल्फ़ा यहाँ पे बता रहा है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इनकम बढ़ेगी। तो यही हमारा क्या है, इसको हम इनकम ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे डायरेक्टली इफेक्टिव है हमारी इनकम और इन्वेस्टमेंट में। तो इन्होंने तो ये, और जो ये हमारा सिग्मा है ये क्या बता रहा है, हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितनी प्रोडक्टिविटी कैपेबल है, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो बता रहा है। ये क्या बता रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशो, कि हमारी जो किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमें कितनी कैपिटल चाहिए। तो इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हैरोड के मॉडल में भी, कि ये जो होता है इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, कि अगर आपका एक ही आउटपुट पे प्रोड्यूस करने में उसका ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, जितनी आउटपुट नहीं हो रही, तो उतनी आपकी क्या होगी, ग्रोथ कम होएगी। तो इसलिए ये क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट बता रहा है हमारा इनकम ग्रोथ रेट पे और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट पे। ठीक है। तो ये था हमारा, इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम कैसे निकाल सकते हैं अपनी जो इनकम ग्रोथ रेट है या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट है। मान लीजिए कि 12% हमारी MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव है, और 25% हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ, मतलब कितनी हमारी कैपिटल की है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा हमारा 3% आएगा। यानी कि ये 3% क्या बता रहा है,
ये 3% बता रहा है कि हमें एक स्टडी ग्रोथ में आने के लिए हमारा जो इनकम ग्रोथ रेट है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट है वो कितना होना चाहिए, यानी कि 3% होना चाहिए। ये बता रहा है कि हम स्टडी ग्रोथ रेट में कैसे आ सकते हैं। और स्टडी ग्रोथ रेट में आने के लिए यानी कि 3% हमें एनुअल अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इनकम भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी जाके हम एक स्टडी ग्रोथ में आ सकते हैं। तो ये इनका फॉर्मूला था स्टडी ग्रोथ का। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर हम इस डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाते हैं, यानी कि स्टडी ग्रोथ रेट यानी कि चेंज जो हमारा इनकम जो हमने अभी करा है, जिसको हम इनकम ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं, अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है हमारा अल्फ़ा सिग्मा से, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा। और अगर ये इंक्रीज़ के बाद अगर ये मान लीजिए इससे क्या हो जाएगा, इसी तरह अगर ये मान लीजिए हो जाएगा हमारा ग्रेटर या लेस देन होएगा, तो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ सकती है। जैसे कि हैरोल्ड ने अपनी जो अपना बता रखा था नाइफ एज का केस, उसी तरीके से हम इसका भी पढ़ते हैं। इसमें डिसइक्विलिब्रियम आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा ये वाला अगर इससे मान लीजिए ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, यानी कि हमारी जितनी सेविंग है, यानी कि जितनी हमारी कैपेसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा है किससे, आउटपुट से, तो इससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट हमारे पास जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी इनकम बढ़ने से, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, सप्लाई से, और इससे क्या होगा, फिर ग्रेटर देन सप्लाई होगा तो प्राइजेस भी अप होंगे, और प्राइजेस अप होने से हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, यानी कि हम किस में फंस जाते हैं, इन्फ्लेशन में आ जाते हैं। और इसी तरह दूसरा केस ले लेते हैं, अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है इनकम का, यानी कि अगर वो लेस देन हो जाता है हमारा अपनी उससे सेविंग से मार्जिन जो अल्फ़ा अल्फ़ा और जो हमने यहाँ पे लिया था दूसरा कंपोनेंट सिग्मा, इनसे अगर जो हमारी, यानी ये क्या था हमारा एमपीएस यानी कि सेविंग रेट, और ये जो हमारा क्या था कैपिटल आउटपुट की कितनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है हमारी वो बता रहा है। अगर उस कैपेसिटी से अगर हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा जो लेवल ऑफ कैपेसिटी है वो कम होएगी, तो क्या होगा, हमारी जो इनकम कम हो जाएगी हमारी, यानी कि जो ओवर प्रोडक्शन की यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है कि जितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशन आ जाएगी वो क्या होएगी, आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड से ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन होगी, प्राइजेस डाउन होएंगे, प्राइजेस डाउन होएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट्स भी कम होएगा, और ये प्रॉफिट्स कम होएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम होएगी, और जब प्राइजेस कम होएंगे डिफ्लेशन भी आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होएगी इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन से आउट होना बहुत इजी है, लेकिन डिफ्लेशन से आउट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिफ्लेशन एक रीज़न और कॉज बन जाती है हमारी डिप्रेशन का। क्योंकि इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम हो रही है और हमारे जो प्राइजेस है वो कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, यानी कि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी जा रहा है और हमारे साथ साथ और आउटपुट भी जा रहा है। तो ये होता है हमारा ग्रेट डिप्रेशन, और इसमें हम इसको निकलने के लिए हमें स्टडी ग्रोथ आना जरूरी है, यानी कि हम इनकम ग्रोथ रेट इक्वल होना चाहिए हमारा अल्फ़ा जो इंटू है हमारा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव जो है इंटू प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी, यानी कि कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना सेविंग रेट को बढ़ाना है, और सेविंग रेट के साथ साथ हमें अपनी कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है, और इसको इंक्रीज़ करते ही हम अपनी स्टडी ग्रोथ यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे, स्टडी ग्रोथ रेट में आ सकते हैं, और हमारा ग्रोथ रेट आउट हो सकता है, हम इस सर्कल से डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो ये था हैरोड का कंसेप्ट। अब देख ले हैरोड और डोमर के जो मॉडल है उनमें क्या डिफरेंस सिमिलर है। जो हैरोल्ड है उन्होंने भी वारंटेड ग्रोथ रेट बता रखी है अपनी एक्चुअल ग्रोथ रेट के साथ, और इन्होंने जो बता रखी है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बता रखी है, और इनकम जनरेट करके हम ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इनके सिमिलर तो फर्स्ट तो यही है कि इन्होंने जो सेविंग इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट दोनों ने लिया है, ठीक है, जो इन्होंने दोनों ने ये कहा है कि हमें अपने कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इन दोनों ने जो अपना मॉडल दिया, दोनों ने लॉन्ग रन अप्रोच दी है, जो हमारा लॉन्ग रन मॉडल है ये। और आपको पता ही है जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो भी हमारा 5 ईयर प्लान था, वो भी हमारा लॉन्ग रन पीरियड है, ठीक है, तो उसमें ये इफेक्टिव रहा है हमारा।
उसके बाद जो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, तो सिमिलैरिटी डिफरेंस देखें तो इनके मॉडल में क्या डिफरेंस है। इनके मॉडल में लेके देखिए, जो हैरोड है और जो डोमर है, हैरोड किसका प्रयोग यूज़ कर रहा है, हमारा एक्सेलरेटर कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो को ले रहा है। जबकि यहाँ पे ये किसको ले रहा है, मल्टीप्लायर ले रहा है कीन्स के, और इसी ने उस पर मॉडिफिकेशन थोड़ी सी की है। और ये बताते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, और उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फर्दर, और इससे अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हैरोड था वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में कर रहा है। जबकि जो डोमर है वो ना तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की कोई बात कर रहा है, ना ही ऑटोनोमियस की, वो तो जस्ट अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है, यानी कि इसमें दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ने अब यहाँ पे बिजनेस साइकिल का यूज़ किया है। हैरोड जो कहते हैं कि बिजनेस साइकिल का ये फेज़ है, जो हमारी ग्रोथ रेट हमारी जो होती है, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, हम सीलिंग है उस पॉइंट, ये बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट है जो इन्होंने यूज़ अपने मॉडल में यूज़ किया है। उन्होंने जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको फुलर यूटिलाइजेशन में लिया है, यानी कि सीलिंग रेट पे लिया है, जो कि बिजनेस साइकिल में होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया, डोमर ने अपने मॉडल में इनका यूज़ नहीं किया ग्रोथ रेट को। उनके लिए ग्रोथ रेट जो है वो एक ही मान के चल रहे हैं वो। और इन्होंने अपनी जो हैरोड ने ग्रोथ रेट को 3 पार्टीशन में बना दिया, नेचुरल ग्रोथ, वारंटीड और एक्चुअल ग्रोथ रेट में, ठीक है। तो इनका थोड़ा व्यू अलग था, लेकिन बात इन्होंने यही की है कि कैसे हम अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करके, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये थी हमारी थ्योरी, जो मॉडल था हमारा हैरोडोमर मॉडल। आई होप कि आपको ये हैरोडोमर का कंसेप्ट समझ आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।